all, I am Priyanshi Rastogi, your English mentor, and welcome you all on my official YouTube channel Study Center Study with Priyanshi, जहां मैं आप लोग के लिए लेकर आई CUET 2022 पे कंप्लीट डिस्कशन। यस, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या नया पैटर्न एक्सपेक्टेड है, एग्जाम सिलेबस क्या है, साथ ही साथ आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक घूम रहे होंगे कि स्लॉट 1 में क्या करना है, स्लॉट 2 में कैसे करना है, देना दोनों जरूरी है कि नहीं जरूरी है, साथ ही साथ और बाकी डोमेन्स में कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। तो ये सारी बातों पे आज मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आपसे कुछ भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो जाए, राइट? जो लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पे, बता दूं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलते हैं। वो मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे जाके आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी होती है, कोई बैचेस के बारे में पता करना होता है, तो उसके लिए 9305188855 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप लोग मुझसे यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन और देखते हैं कि क्या है CUET। आई थिंक ये हम सबको पता है कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें मोर देन 45 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड इस बार जो एकदम से हलचल मच गई है, पहले भी एग्जाम्स होते थे, ये पहले CUCET के नाम से फेमस हुआ करता था, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन इस बार DU ने कह दिया है कि मैं इसके थ्रू एडमिशन लूंगा। तो भाई एकदम से हलचल मच गई है, हर एक पर्सन को इसका फॉर्म भरना है एंड भरना भी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने सबने और सबने इसके फॉर्म्स भरे होंगे, राइट? इसका जो मोड है वो ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है? एंड 45 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर, जिसमें से DU भी अब इसी का पार्ट हो गई है। तो भाई क्या है, सेक्शंस क्या है, स्लॉट्स क्या है, इन सब पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी इसी पर, ठीक है? तो भाई देखिए, एंड एक चीज और, CUET को कंडक्ट कौन करा रहा है? NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास जो ऑनलाइन सेंस हो गया है, इसका मोड ऑनलाइन हो गया है। तो मेरा जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। मींस MCQs होंगे, मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उस 4 में से एक ऑप्शन को सही मार्क करना होगा, ठीक है? इस पूरे पेपर में 3 सेक्शंस होने वाले हैं। एक सेक्शन 1A होगा एंड 1B होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास 13 लैंग्वेजेस हैं एंड 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। ये क्या लैंग्वेजेस, ये सब अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है? एंड स्टे काम, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, हलवा पेपर आने वाला है। आप लोग जब भी कोई पैटर्न चेंज होते हैं, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है, ट्रस्ट मी, बहुत साल से ये सब फील्ड्स में हूँ, कभी भी पेपर टफ नहीं आता है, बहुत आसान होता है, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, जो सेक्शन 2 होगा उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब 27 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एंड डिपेंडिंग कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम्स के जो स्लॉट्स है वो डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर आपको इस एग्जाम के जो मेन क्रक्स है उस पे जाना है, तो आपका जो यूनिवर्सिटीज का जो आप जो साइट है इसकी हमारी, अगर आप वहां देखेंगे तो हर यूनिवर्सिटी ने अपने अपने क्राइटेरिया दे रखे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने बोला है कि भाई आप सिर्फ मेरा सेक्शन 3 दे दो, जनरल टेस्ट, अगर आप इसमें पास होगा तो मैं आपका एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में ले लूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू चूज, यू हैव टू गिव दी सेक्शंस। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों स्लॉट देने हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। आप कह सकती कि भाई अब मैं जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ वहां पे जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्यों दूं? आप बिल्कुल मत दो, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। यू हैव टू प्ले स्मार्ट है, राइट?
कि आपका टारगेट क्या है, राइट? आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। आप जो है जनरल टेस्ट दे के अगर आपको यूनिवर्सिटी चाहते हो जाना, अगर आपका वहां हो जाते तो आप बाकी के डोमेन्स क्यों दे रहे हो? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप लैंग्वेज करने जा रहे हो, आपने एक लैंग्वेज दे दी और आपने कहा भाई मुझे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का देना था, बस जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहती हूँ उसने कहा है बस मैं इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने क्वालिफाई करा तो मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। तो 45 मिनट्स में पेपर खत्म। आपको क्यों 8-10 घंटे वहां बैठना है? नॉट रिक्वायर्ड, राइट? यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट। चलिए, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये CUET का एग्जाम आया है 2 स्लॉट में, and जब से 2 स्लॉट हो गए इतना कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट्स में कि दोनों स्लॉट क्या है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक स्लॉट 1 है जिसके टाइमिंग्स 9 AM से 12:15 PM है। दूसरा स्लॉट 2 है जिसके टाइमिंग्स 3 PM से 6:45 PM है। ठीक है, दूसरा स्लॉट है उसके टाइमिंग्स 3 PM टू 6:45 PM है। अब क्यों टाइमिंग्स फर्क है? पहला पेपर आपका 3.25 घंटा बता रहा है और दूसरा आपको 3.25 घंटा बता रहा है। भाई बात ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 45 और 60 मिनट्स टू 195 मिनट्स। ठीक, 195 मिनट्स आपका 3.25 घंटा ही होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी सब बताऊंगी, सब कुछ 100% क्लियर कर दूंगी आपका। नेक्स्ट है 45 मिनट्स टू 225 मिनट्स, मतलब 3.25 घंटे का अगर आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 225 मिनट्स ही बनेगा। ठीक है, assuming that candidates takes all the offered sections in the given slot, अगर आप सारे sections attempt करते हैं, मान लीजिए जो slot 1 है वो ये कह रहा है, अभी आपको आगे स्लाइड में क्लियर कर दूंगी कि आपको एक लैंग्वेज देनी है, मैक्सिमम 2 डोमेन दे सकते हैं और एक जनरल टेस्ट दे सकते हैं आप। ठीक है, जब आप इन चारों का टाइमिंग क्लब करेंगे तो वो 3.25 घंटे हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक इंग्लिश का ही सेक्शन देना है या आपको एक हिंदी का सेक्शन देना है या आपको एक डोमेन सब्जेक्ट देना है तो आप क्यों बैठेंगे एक एक 195 मिनट्स? जरूरत ही नहीं है, राइट? अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्लॉट 1 क्या कहता है, स्लॉट 1 क्या कहता है मेरा, जो सेक्शंस हैं स्लॉट 1 में वो 3 सेक्शंस है। एक सेक्शन 1A 1B का है, सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 3 है। आप 1 जो सेक्शन है उसमें ए में 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं एंड 19 लैंग्वेजेस हैं सेकंड सेक्शन में। लेकिन आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज ही देनी है स्लॉट 1 में। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस आपके सामने दी हुई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इतनी लैंग्वेजेस में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज ही देनी है। भाई आप लोगों को सोच समझ के ये फॉर्म फिल करा होगा आपने कि भाई अगर मैं जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, उन्होंने अगर कहा है कि मुझे इंग्लिश में आपका कमांड चाहिए तो भाई आपको इंग्लिश की लैंग्वेज देनी ही पड़ेगी, चाहे आप जितने भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? आपको देनी पड़ेगी। या आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बोली, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कन्नड़ ही लूंगा, आपको कन्नड़ आनी चाहिए मेरे यूनिवर्सिटी में आने के लिए, तो आपको कन्नड़ जो लैंग्वेज अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही आपको ये एग्जाम्स के जो सेक्शंस है वो देने होंगे। ठीक है, जो 1B है वो है 19 लैंग्वेजेस। उसकी ये तो हमारी देखा जाए तो ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस है, राइट? लेकिन अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अराबिक है, सिंधी है, कश्मीरी है, कोंकणी है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, संथाली है, तिब्बतन है, जापानीज है, रशियन है, चाइनीज है। ये 19 लैंग्वेजेस अलग से दे रखी हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप इनमें से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको स्लॉट 1 में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 लैंग्वेज ही देनी है। एक लैंग्वेज आप स्लॉट 1 में दोगे। ठीक है, मैक्सिमम। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शन 2 की तरफ बढ़ोगे। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आप जो है बीकॉम करना चाहते हो तो आपने कहा कि भाई मुझे
बीकॉम में कुछ करना है, मुझे सिर्फ अकाउंट्स देना है और इकोनॉमिक्स देना है, मुझे इसके अलावा जरूरत ही नहीं है किसी भी और टेस्ट पे जाने के लिए, किसी भी और स्पेसिफिक डोमेन में जाने की। तो भाई आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, दो सब्जेक्ट चूज कर लिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है इतना सफिशिएंट है तो आप पेपर खत्म, आप उठिए और आप जाइए। जरूरी नहीं है कि आपको 3.25 घंटा बैठना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ने एक लैंग्वेज चूज कर ली, ठीक है, दो सब्जेक्ट चूज कर लिए, ठीक, आपने दिया, आपने दोनों सब्जेक्ट दिए, चलते बने। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते जो आपसे कहती है भाई मैं आपका जनरल टेस्ट भी देखूंगी, तब आपको ये थर्ड सेक्शन भी अटेम्प्ट करना होगा एंड उसके लिए 60 मिनट्स है। तो मतलब स्लॉट 1 में मैक्सिमम आप फोर सब्जेक्ट्स का टेस्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 टेस्ट आप ले सकते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज है, दो डोमेन्स हैं और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हर सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर सेक्शन 1 लैंग्वेज का सेक्शन लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं इन 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, ठीक है। जो सेक्शन 2 है उसमें आप 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करोगे एंड 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको इको ऑनर्स करना है, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करो वो कहते हैं आप सिर्फ इको का टेस्ट दे दीजिए बस, अगर वो सही तो आप सही, आपको सिलेक्शन में ले लूंगा वरना कोई बात नहीं। तो भाई आप गए, आपने एक इको सब्जेक्ट चूज करा 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से, आपने टेस्ट दिया, 45 मिनट में आप चलते बने, खत्म, ठीक। तो अब जो स्लॉट 1 को जो स्लॉट 2 को कंफ्यूजन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को टू एन एक्सटेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन, इसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 60 मिनट्स का टाइम इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इसको समाप्त करेंगे इट विल कम टू 195 मिनट्स एंड 195 मिनट्स आपका 3.25 घंटा ही होता है, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये जो मेरा मॉर्निंग सेशन है ये स्लॉट 1 ही का सेक्शन है, तो इसमें यही दे रखा है कि भाई जो आपका टेस्ट है, ठीक है, लैंग्वेजेस का है, एनी ऑफ वन ऑफ द 30 लैंग्वेजेस ऑपरेटेड इन सेक्शन 1E, 40 आउट ऑफ 50। आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है, लास्ट तक क्लियर नहीं हो रहा था कि भाई कितना मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इस बार देख सकते हो मार्क्स पर क्वेश्चन आपका 5 है एंड टोटल मार्क्स आपका 200, मतलब 5 into 40 जो है आपका 200 मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है एंड देन अगेन 5 into 40 इज 200, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन गो अप टू 90 मिनट्स फॉर 2 सब्जेक्ट्स। भाई जब 45 मिनट एक सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली जब आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट देते तो आपका ऑटोमेटिकली वो 90 मिनट्स पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल टेस्ट, 60 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस करने हैं, 5 नंबर का एक है तो 5 into 60 इज इक्वल्स टू 300, 60 मिनट्स का आपका ये टाइम है। तो मतलब आपको हर पॉजिटिव आंसर में, हर करेक्ट आंसर में +5 मिलने वाला है और जब आपका सेंटेंस गलत होगा, रॉन्ग हो, तो उसके लिए आपकी मार्किंग क्या हो जाएगी, -1, मेरी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। देखिए अगर आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन ठीक किए तो आपके नंबर कितने हो गए, 5 into 2 10। आपने आउट ऑफ 4 2 सही किए, 2 गलत किए, तो आपका टोटल क्या बन जाएगा, 2 सही मतलब 10, 2 गलत मतलब -2, तो आपको जो स्कोर आएगा वो 10 नहीं आकर के 8 आ जाएगा, -2 हो जाएगा उसमें से, ठीक है, ओके। अगर आपका कोई आंसर अनमार्क्ड है या आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो रिव्यू के लिए छोड़ रखा है, तो उसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज नो मार्क और 0, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मेरा इवनिंग सेशन, मतलब स्लॉट 2। भाई इतना तो आप लोग समझ चुके हैं कि भाई दोनों स्लॉट्स देना जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, मान लीजिए आपको पीसीएम और मैथ्स देना है, आपने कहा कि भाई मुझे फिजिक्स का भी देना है पेपर, केमिस्ट्री का भी देना है, मैथ्स का भी देना है।
अब आप स्लॉट 1 को सोचिए, तो उसमें लिखा था मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट एक उसमें एक उस पे दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट स्लॉट 1 में आप दे सकते हैं, पर आपको तीनों सब्जेक्ट देने, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री स्लॉट 1 में चूज कर लिया, तो अब आपको ना चाहते हुए भी सेकंड स्लॉट का भी फॉर्म भरा होगा आपने। ठीक है, सेकंड स्लॉट का भी फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैथ्स कहाँ जाएगा, आपने पीसी तो दे दिया एग्जाम, मैथ्स का क्या करा जाए? राइट। तो या फिर लोग कहते हैं कि भाई मुझे पीसीएमबी भी देना है, बायो भी देना है, तो आपने 2 सब्जेक्ट पहले चूज कर लिए स्लॉट में, 2 सब्जेक्ट आपने बाद के स्लॉट में चूज कर लिए, या आपने चारों ही बाद के स्लॉट में चूज कर लिए, या आपने एक चूज कर लिया पहले, 3 चूज कर लिए बाद में। क्यों? क्योंकि जो सेकंड स्लॉट है वो आपसे कह रहा है आप मैक्सिमम 5 टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें से अगर आपको मान लीजिए 2 लैंग्वेज देनी है, आपको हिंदी भी देना है, आपको इंग्लिश भी देना है, तो आपने एक इंग्लिश पहले चूज कर ली, लेकिन अगर आपको एक लैंग्वेज और देनी है तो आपको सेकंड स्लॉट पे आना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेकंड स्लॉट पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते भाई मुझे लैंग्वेज सिर्फ एक ही देनी है, मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स और देने हैं, तो आपने क्या किया, 2 सब्जेक्ट वहां चूज कर लिए, बाकी आप अप टू 4 सब्जेक्ट सेकंड वाले स्लॉट में चूज कर ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है सेकंड स्लॉट में 4 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते हो, तो आप टोटल जो है 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 पहले वाले स्लॉट में एंड 4 बाद वाले स्लॉट में। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है सेकंड स्लॉट में, लैंग्वेज एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस ऑपरेट इन सेक्शन ए 1A if one is already taken in slot 1 and one from section 1B as or applicable as per note below। ठीक है, देखो ये सब छोड़ो, आप मुद्दे की बात सिर्फ इतनी जानो कि अगर आपको 2 लैंग्वेज देनी है, तो अगर आपने एक पहले सेक्शन में तो आपको दूसरी जो है इस स्लॉट में देनी होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। सेकंड है इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। भाई आपसे मैंने कहा अगर आपको पीसी एमबी दोनों देना, तो आप पीसी तो वहां दे दे, लेकिन एमबी आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट तक इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, आउट ऑफ 50 आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, एंड हर एक की जो मार्किंग होगी वो कितनी होगी, इनटू 5, दैट इज 200 पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन गो अप टू 90 मिनट्स फॉर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए, हमें यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स, तो आप 45 इंटू 4 कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके। यहाँ पे क्या है, आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज का सेक्शन, आपको पता है कि आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, 50 में से इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, एंड 45 मिनट्स फिर आपको लैंग्वेज देनी चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पे? तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 9 टेस्ट ले सकते हैं, इन टोटल आप यहाँ पे 9 टेस्ट ले सकते हैं। मतलब पहले वाले में आप मैक्सिमम 4 टेस्ट ले सकते हैं, और दूसरे वाले में आप मैक्सिमम 5 टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप पहले वाले में 2 सब्जेक्ट के टेस्ट ले सकते हैं, सेकंड वाले में 4 सब्जेक्ट के टेस्ट ले सकते हैं। एक लैंग्वेज आप यहाँ चूज कर सकते हो। ठीक है, एक लैंग्वेज आप यहाँ चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जनरल टेस्ट देना है तो आपको स्लॉट 1 में ही उसको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्लॉट 2 में जनरल टेस्ट को ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टेस्ट टू जो जनरल टेस्ट है वो स्लॉट 2 में नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी कह दी कि मुझे वो चाहिए आपका जनरल टेस्ट, तो आपको स्लॉट 1 में ही देना पड़ेगा। आपको भले वहां से सब्जेक्ट कम करना पड़े चलेगा, लेकिन आपको जनरल टेस्ट वहीं पे जाके देना पड़ेगा। ठीक है, एंड 1 जनरल टेस्ट और हो गया। am I making guys sense? समझ में आ रही मेरी बात को? एंड ये तो अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, अभी आने वाली क्लासेस में आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे साथ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो आए हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग,
साथ ही साथ मॉक पेपर्स करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये एग्जाम होने वाला है, तो बहुत लोग को आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी के नाम से चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, is it mandatory to give slot 1 and slot 2? No, the answer is no, it is not mandatory to give both the slots. You can only choose one slot as per your requirements. It depends upon your selection of subjects. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास वही चीजें हैं, सब कुछ एक डिटेल में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। CUET examination will be conducted in 2 or more slots on different days depending on the subject test taken by the candidates. This is what I told you, right? In slot 1, which will be held in morning shift, a candidate may take up to 4 tests, only one language from one section, maximum of 2 domain subjects, and from section 2 and 1 general test from section 3. maximum आप 4 टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, in slot 2, which will be held in the afternoon shift, a candidate can take up to 5 tests as follows। ठीक है, 5 टेस्ट तक आप ले सकते हो। one language from section 1A and 1B, and maximum of 4 domain specific subjects from section 2। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, एंड आप लैंग्वेज एक चूज कर सकते हो 1A या 1 में से, 1B में से, अगर आपको लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 languages from 1A and 1B and maximum of 2 domain specific subjects from section 2। of course अगर आप 2 languages ले रहे हो सेक्शन 1A एंड 1B से, आप मान लीजिए स्लॉट 1 में कोई भी लैंग्वेज नहीं गई, आपने कहा मैं दोनों लैंग्वेज सेक्शन 2 में करूंगा, तो आप जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसको आप 3 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जब टेस्ट रहेंगे आपके वो 5 ही रहेंगे, वो 6 नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 2 लैंग्वेज ली और साथ में 4 आपने सब्जेक्ट डोमेन्स भी दे दिए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर 2 लैंग्वेज दे रहे हैं सेकंड स्लॉट में, तो आपको 3 ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। ठीक है, combining slot 1 and slot 2 together, a candidate may take up to 9 tests at the maximum। ठीक है, मैक्सिमम 9 टेस्ट, 4 + 5, स्लॉट 1 में 4, स्लॉट 2 में 5। ठीक, ओके। नेक्स्ट है सीयूटी का मैम सिलेबस क्या है। भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में बता दूं कि भाई लैंग्वेज जो टेस्ट करी जाएगी आप लोग की, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज दीजिए, हार्डली मैटर्स, मैं नहीं कह रही आप इंग्लिश ही दिए, आप जो भी लैंग्वेज देंगे, language to be tested through reading comprehension based on different types of passages, factual, literary and narrative, literary, aptitude and vocabulary। ये सब मैं भी बताने वाली हूँ आपको। मैं ही आपकी इंग्लिश मेंटोर हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, सेक्शन 2 है मेरे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स 27 है। ठीक है, तो बस कुछ एग्जाम्पल के मैंने कोट कर दिए हैं। जो सेक्शन 3 होने वाला है, जो जनरल टेस्ट का होने वाला है, इट मींस जब जनरल टेस्ट है तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस काफी पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, simple application of basic mathematical concepts, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, starts taught till class 8। ठीक है, तो ये सारा 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 आपका जनरल टेस्ट में टेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी मुझे कैसे करनी है। तो भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं अभी आपको गाइड कर देती हूँ। देखिए, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो एक चीज मेंशन करी हुई है CUET वालों ने। Questions from the language section will be from following topics but not limited to। भाई ये जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं इनमें से होंगे, लेकिन सिर्फ इसमें से होंगे, इसकी गारंटी उन्होंने नहीं करी है। नॉट लिमिटेड टू का मतलब है भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि इन्हीं में से ही होगा, इसके बाहर से भी मेरा मन करेगा तो मैं दे दूंगा उठा करके, है राइट। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, ये तो भाई NTA करा रहा, तो ये
जाहिर सी बात है कि एनटीए का जो हिस्ट्री चली आ रही है वो कॉम्प्रिहेंशन, उसको बहुत प्यार है, वो बहुत कॉम्प्रिहेंशन देता है। ठीक है, तो वो देने वाला है। वो तो हम सबको पता था कि भाई एनटीए का है तो कॉम्प्रिहेंशन तो होने वाले हैं। 3 टाइप के होंगे ये भी उसने बता दिया। एक मेरा फैक्चुअल होगा। फैक्चुअल मतलब अगर आप देखेंगे तो फैक्ट से निकला हुआ है, मतलब जिस कॉम्प्रिहेंशन में फैक्ट्स हो। ठीक है, आ, आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो फैक्चुअल हो। ठीक है, अगर मान लो आपको इंडिया की इकोनॉमी में दे दिया उन्होंने, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, तो जो भी फिगर्स लिखी होंगी वो फैक्ट्स होंगी, बनाई हुई नहीं हुई। भाई जो जीडीपी है वो है, जो इन्फ्लेशन है वो है। ठीक है, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता, तो वो फैक्चुअल हो गया। नरेटिव मतलब जब कोई किसी को बता रहा हो, मान लीजिए कोई किसी के नजरिया से कोई कॉम्प्रिहेंशन आ जाए कि प्रियांशी एक बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा ऐसा करती है, मैंने उसको ऐसे करते देखा है, तो कोई स्टोरी जो है नरेट कर रहा है। तो जब स्टोरी या कोई भी बात नरेट कर रहा होता है, उसको हम लोग नरेटिव कहते हैं। जो अपने नजरिया से किसी और के बारे में बता रहा हो, नरेट कर रहा हो। थर्ड, लिटरेरी। लिटरेरी मतलब क्या हो गया, जब आपका कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कोई लिटरेचर से आ जाए, कोई किताब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसका उठा के उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया आपको और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे, उसको हम लोग लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के जज करने लग जाते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन इजी है कि डिफिकल्ट है। ये गलती आप लोग स्कूल डेज से करते आ रहे हैं और अभी तक करते रहे, ये इसको थोड़ा सुधारिए। जितना डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में होगा ना, उतने ही सिंपल उसके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। पता है क्यों? लेवल क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद नहीं असेस, आप खुद नहीं बोलता है, उसके क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ हो जाएगा? नहीं, कैसे टफ हो सकता है? आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा, आप पढ़िए और डायरेक्ट आंसर करिए, आसान है। लेकिन अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में सिंपल है, देन देयर इज अ ट्रिक, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, वो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले, वो इन्फरेंस बेस्ड होने वाले हैं। तो एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली नहीं लिखे होते हैं पर इन्फरेंस बेस्ड होते हैं। आप पढ़िए और आप समझिए, जैसे कि व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल टू दिस पैसेज। कंप्लीटली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, कहीं भी वो मेंशन नहीं, आपको पढ़ना है, समझना, फिर उसको एक टाइटल देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी क्या होता है? जब हम आपके सामने मॉक लेकर आएंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं बता देती हूँ वर्बल एबिलिटी क्या होता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम सबको पता है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, तो उसपे कमांड होना चाहिए आपका। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, और आपसे कहा इस पूरे पैराग्राफ में, सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउंस हैं आप मार्क करिए, या जितने भी एडजेक्टिव्स हैं आप मार्क करिए, एंड बता दीजिए नंबर में कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, राइट? नरेशन, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, राइट? वॉइस हो सकता है, वॉइस है, नरेशन है, इन्फिनिटिव्स है, जेरेंड्स है, पार्टिसिपल्स है, डिटरमाइनर्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपका कंजंक्शंस हो गए, इंटरजंक्शंस हो गए, प्रीपोजिशंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेंसेस हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो भाई इंग्लिश का मतलब ही है कि ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। मान लीजिए एक सेंटेंस आपके पास है कि शी इज, फिर है स्टैंडिंग देयर, ठीक है, फिर है अ गुड गर्ल, ठीक है, शी इज स्टैंडिंग देयर अ गुड गर्ल, फिर लिया हुआ है हु इज। अब आपके पास एक बहुत ही जम्बल तरीके से सेंटेंस है जो आपको एक सही फॉर्मेट में लिखना है, एंड उन्होंने इस पार्ट की नंबरिंग कर दी होगी, दैट शी इसको ए कर दिया होगा, स्टैंडिंग देयर को बी कर दिया होगा, और गुड गर्ल को सी कर दिया होगा, एंड हु इसको 4 कर दिया होगा या डी कर दिया होगा।
होगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज, तो मेरा बन जाएगा ए, शी इज अ गुड गर्ल, सी हु इज, डी स्टैंडिंग देयर। तो ए सी डी पे मेरा क्या बन जाएगा, सही रीअरेंजमेंट बन जाएगा, शी इज अ गुड गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये आपका रीअरेंजिंग की पार्ट्स आएगा। अगर सेंटेंस छोटा है तो पार्ट्स हो गया, अगर थोड़ा बड़ा है तो वो जम्बल सेंटेंसेस पे आ गया, बट बहुत आसान होता है। रीडिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो कोई आपका बाल विभाग का नहीं कर सकता इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। ठीक, वोकैबुलरी तो आई थिंक हर एग्जामिनर की फेवरेट, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, राइट। सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम्स है, ऑपोजिट इन मीनिंग, idioms है, phrases है, one word substitutions है, जैसे कि one word, a person who loves to read books, तो क्या कहते हैं, bibliophile कहते हैं, right। a person who cannot be corrected, incorrigible कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि आप पूरा सेंटेंस ना बोल के उसके लिए एक शब्द बोल दो, उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, idioms एंड phrases की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है, जैसे कि भाई idioms हो सकता है कि burning the midnight oil हो सकता है, talk of the devil and the devil is here हो सकता है, it is raining cats and dogs हो सकता है। ये सारे मेरे क्या होते हैं, मुहावरे, जिसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में idioms एंड phrases कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, एनालॉगी ये होता है मेरा कि मान लो आपका, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। एनालॉगी क्या होता है कि मान लो आपको यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ एनालॉगी किसे कहते हैं। मान लो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे टॉल, टॉल इज टू शॉर्ट, ठीक। देन यहाँ पे लिखा हुआ है फैट इज टू, क्या होगा, थिन। ये मेरा क्या होता है, एनालॉगी होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड का बना हुआ है यहाँ पे फादर, ठीक। फिर बुक का लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या होगा, तो भाई बुक का क्या होगा, बुक का हम यहाँ पे पब्लिशर कर सकते हैं। तो भाई ये जो होता है एनालॉगी होता है कि आपको करेक्ट करना होता है, ये आपको जो है ब्लैंक दे देते हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, और आपको सही आंसर फिल करके टिक करके फिल करना होता है, ठीक है, मतलब सही आंसर टिक करना होता है। क्लियर, ये होता है मेरा क्या, ये होती है मेरी एनालॉगी। ठीक है, असर्शन, असर्शन क्या होता है, देखो असर्शन में अगर बताऊं तो असर्शन मतलब एक तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है, स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके बाद उसका रीजन लिखा जाता है कि जो स्टेटमेंट है उसके पीछे रीजन क्या होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है, एक रीजन होता है, फिर आपको ऑप्शंस में जाके, चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इसमें से आपको सही ऑप्शन मार्क करना होता है कि जो रीजन है, मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने कह दिया कि दिस रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, या बाकी तीन रीजंस और दे दिए कि भाई दिस कुड आल्सो बी अ रीजन, दिस कुड आल्सो बी अ रीजन, दिस कुड आल्सो बी अ रीजन, आपको सही रीजन मार्क करना है। और अगर आपको लगता है कि जो रीजन दिया गया वो सही, तो आप लिख सकते हो कि द रीजन गिवन इन द असर्शन इज करेक्ट, बस, इससे अलावा कुछ नहीं है। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, अगेन आपकी यहाँ पे जो है रीडिंग एबिलिटी जो है काम आएगी, क्योंकि ये जो होते हैं असर्शन, आपकी रीडिंग की कितनी एबिलिटी है, कितनी तुम जल्दी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ग्रास कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर है मेरा ग्रामर। देखिए ग्रामर की अगर मैं बात करूं, ग्रामर से तो ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ो तो ग्रामर से तो भाग सकते ही नहीं हो, ये तो इंग्लिश की उसूलों के खिलाफ है, राइट। अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं, 12th तक आप लोग भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश को बखूबी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भाई एरर स्पॉटिंग क्या होता है, एरर स्पॉटिंग में जो है ये हो सकता है कि आपको जो है एक सेंटेंस दे दिया है और उसमें चार पार्ट्स कर दिए हैं और बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। ये तो आई थिंक आप लोग 12 तक करते ही आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, जैसे कि दे दिया यहाँ पे, शी इज टॉल गर्ल, ठीक, शी इज टॉल गर्ल, तो भाई शी इज अ टॉल गर्ल होगा ना, तो यहाँ पे हमारी एरर हो जाती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ओके। एरर स्पॉटिंग हो गया, मतलब सेंटेंस में से एक किसी पार्ट में एरर होगी ग्रामेटिकल, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा।
फिल इन दी ब्लैंक्स हम सबको पता है, करते आ रहे हैं कि भाई एक सेंटेंस होगा उसमें एक ब्लैंक होगा, उससे 4 ऑप्शंस दिए, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। सेंटेंस करेक्शन मतलब इसको फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं, कि आपको सेंटेंस दे रखा हुआ है, उसमें से एक दो तीन वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है और कहा है कि ये अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो इसके बदले कौन से वर्ड्स आएंगे, इसके बदले क्या सही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस करेक्शन होता है। तो ये सारा का सारा आपके सीयूईटी सिलेबस में है, नया पैटर्न लेकर आए हैं वो। एंड कुछ अलग नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग जो चीज 12 तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को ही हम लोगों को और प्रैक्टिस करनी है विद स्पीड। देखिए गाइस, यहाँ पे जो खेल हो जाता है ना, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देते हैं, अब 12 तक क्या होता है ना, कि आप लोग पेपर लिख रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, इट्स ओके। जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आता है ना, तो फिर आपके अगर 80 नंबर आए तो नहीं फर्क पड़ता है, आपको उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 90 नंबर चाहिए, इस बात का फर्क पड़ता है। 80 नंबर बुरे नहीं है, लेकिन 90 नंबर की जरूरत थी जो आप नहीं ला पाए, इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वहां पे जो रोल प्ले करता है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है रोल प्ले करती है। मैं भी जो हूँ बहुत टाइम से इसी फील्ड में हूँ, बैंकिंग के, एसएससी के, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम सारी तैयारियां मैं कराती हूँ, सीयूईटी की भी जो हूँ मैं तैयारी कराती हूँ। तो भाई इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आपकी स्पीड, मैं लिख देती हूँ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। बस यही मंत्र है जो आप लोगों को याद करना है, दिमाग में बैठाना है, कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। ठीक है, ये नई चीज ऐड कर दी 8th पॉइंट पे। सब बच्चे जो है देख देख के घबरा रहे हैं, मैम लिटरेरी एप्टीट्यूड क्या चीज है भाई? कुछ नहीं है, हलवा है हलवा, कुछ नहीं है। देखिए भाई, अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया एग्जामिनर ने कि विलियम शेक्सपियर की इसमें से कौन सी राइटिंग नहीं है, तो क्या आप बता नहीं पाओगे? या आपसे विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ पूछ लिया उन्होंने, तो क्या हो गया? कोई गलत गुनाह कर दिया उन्होंने क्या आपसे? भाई, आप इतने साल से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, अगर दो चार ऑथर्स के नाम और जान लेंगे हम लोग, उनकी राइटिंग के बारे में और जान लेंगे, तो ये तो भाई अच्छी बात है, हमारा हक है इसको जानना, क्योंकि भाई हम इस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं। तो क्या गलती कर दी एग्जामिनर ने आपको ये दे करके? ये बताइए भाई, इट्स वेरी कॉमन, राइट? एंड हमें जो है नए कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, नई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी तक नहीं था सेक्शन, इस बार से इंट्रोड्यूस किया सीयूईटी ने। एंड ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आप मेरे चैनल पे ट्यून्ड रहिएगा, आपको मैं देती जाऊंगी नोट्स। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सीयूईटी के नाम से जो हूँ मैं, आपको पीडीएफ्स देती जाऊंगी। एक पीडीएफ दूंगी जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगी, आप सारे ऑथर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके वर्क हैं वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या होनी तो नहीं चाहिए। ओके, ठीक है भाई। अगर दो चार मेजर ऑथर्स के नाम याद कर लेंगे आप, रस्किन बॉन्ड को याद कर लेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर लेंगे, विलियम शेक्सपियर को याद कर लेंगे, तो भाई क्या गुनाह कर देंगे क्या आप लोग? ठीक, ओके। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, ऑथर्स ऑफ योर इंग्लिश बुक इन क्लास 12 एंड अदर बुक्स। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है कि देखो ये जो सीयूईटी का एग्जाम है नॉर्मली क्लास 12 के बच्चे देने वाले जो अभी पास आउट होकर आए हैं। ठीक है, तो भाई मान लीजिए जो ये जो एग्जाम होते हैं वो एक इंडिया लेवल पे हो रहे हैं। ठीक है, एक एनटीए है जो पूरे एग्जाम आपके कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, तो जब एक ही कॉमन टेस्ट दे रहे हो, तो चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे वो साउथ का बच्चा हो, चाहे वो कश्मीर का बच्चा हो, चाहे वो सिलीगुड़ी का बच्चा हो, चाहे वो भोपाल का बच्चा हो, हर जगह उनके लिए हर बच्चा इक्वल है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए कि क्लास 12th में सीबीएसई में कौन से ऑथर्स थे, आईसीएसई में कौन से ऑथर्स थे। तो आप उन ऑथर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके और पब्लिकेशंस को थोड़ा नजर में रख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी और इंटायर हो। हालांकि मैं लेक्चर जल्दी लेकर आऊंगी इस पे,
कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो इतना डरावना सा हम सबने बना रखा है उसको मैं जल्द ही लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी भी होनी चाहिए वो आपको मैं पूरी देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके। तो गाइज ये था हमारा CUET को लेकर के डिस्कशन। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, इंग्लिश को भी सीखा होगा, CUET कैसे अटेम्प्ट करना है क्या है उसके बारे में आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो भाई ये नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी का नाम टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां जाकर भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जब भी होगा आई ट्राई टू रिवर्ट यू एसएपी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। प्रियांशी रस्तोगी इज नाउ साइनिंग ऑफ, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।